नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने एक्स पर एक भावुक ट्वीट करते हुए लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। विनेश ने लिखा, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी। पहलवान विनेश फोगाट के कुश्ती को अलविदा कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। सीएम सैनी ने आगे लिखा, हमें आप पर गर्व है विनेश। विनेश फोगाट की कुश्ती को अलविदा कहने के ऐलान पर भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विनेश, तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। साक्षी ने कहा कि ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। वहीं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने लिखा कि विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कल बुधवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में 50 किलोग्राम वर्ग के ओलंपिक फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। भारतीय ओलंपिक संघ के एक सूत्र ने पीटीआई से इस बात की पुष्टि की। सूत्र ने बताया कि हाँ, हमें इस बारे में पता चला है, यह उनकी टीम ने किया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल और उनके स्पोर्ट्स स्टाफ को पेरिस ओलंपिक से वापस भारत भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अंतिम पंघाल के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने अपना ओलंपिक विलेज एक्रेडिटेशन अपनी बहन को दे दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के हवाले से बताया कि अंतिम पंघाल और उनके पूरे स्टाफ को अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। यानी अब अंतिम पंघाल रिपेचेज राउंड में हिस्सा नहीं लेंगी और उनका पेरिस 2024 अभियान समाप्त हो गया। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। मीराबाई चानू महिलाओं की वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम स्पर्धा में मामूली अंतर से पदक हासिल करने से चूक गईं और वह चौथे स्थान पर रहीं। अपना तीसरा ओलंपिक खेलते हुए मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 199 किलोग्राम, 88 किलोग्राम स्नैच प्लस 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क के साथ चौथे स्थान पर रहीं। ओलंपिक से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा कि आप सबको मालूम है कि खिलाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं इंजरी से गुजर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि रियो ओलंपिक में मेरे हाथ से मेडल निकल गया था। उसके बाद मैंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। चानू ने कहा कि मैंने इस बार भी पूरी कोशिश की थी मेडल जीतने की, पर इस बार मेरी किस्मत में मेडल नहीं था। मैं इस बार मेडल नहीं जीत पाई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल बुधवार को कहा कि अगर भाजपा और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया होता तो वे पूरी एनसीपी को साथ लेकर आते। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान पवार ने मजाकिया लहजे में कहा कि राजनीति में वे मुख्यमंत्री शिंदे और साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से वरिष्ठ हैं। बता दें कि इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर शिंदे और फडणवीस भी मौजूद थे। चुनाव आयोग इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 और 13 अगस्त को हरियाणा का दौरा करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कल बुधवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर राज्य के सभी 22 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उन्होंने बताया कि कल भारतीय चुनाव आयोग 4 दिन के दौरे पर यहां आ रहा है। हमारा उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और यहां पर चुनाव कराए जाएं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने आगामी महाराष्ट्र चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक दलों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट यानी OBC कोटा की सिफारिश का समर्थन नहीं किया। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को सतर्क रहना होगा। उन्हें इस बारे में फैसला करना होगा कि किसे वोट देना है, क्योंकि भाजपा ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर कोई रुख नहीं अपनाया। आंबेडकर ने दावा किया कि जो लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है, उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि साथ ही आरक्षण भी खतरे में है। बांग्लादेश के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IGP मोहम्मद मोइनुल इस्लाम ने हाल ही में हुए आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलनों में पुलिस की भूमिका के लिए खेद जताया है और सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच का वादा किया है। IGP ने कहा कि मौजूदा आरक्षण विरोधी आंदोलन में हमारे अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को उम्मीद के मुताबिक नहीं निभाया। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से मैं बतौर चीफ ऑफ पुलिस सभी से माफ़ी मांगता हूँ। बांग्लादेश पुलिस के नए IGP का यह भी मानना है कि आंदोलन के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कुछ पुलिस अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार से जुड़े उल्लंघन हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने सही से अपना काम नहीं किया। नेतृत्व की विफलता के कारण हमारे कई साथी घायल हुए और कई सारे मारे गए। उन्होंने बताया कि उन सभी पर पुलिस नियमों और दूसरे कानूनों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम हर किसी की हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम देश में शांति बहाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुई तख्तापलट के बाद इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज गुरुवार 8 अगस्त को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने कहा कि यूनुस के देश लौटने के बाद गुरुवार रात को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजनीतिक दलों के नेताओं और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले छात्रों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार या कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के तौर पर चुना गया है। सेना प्रमुख जनरल ने आगे बताया कि कार्यवाहक सरकार में लगभग 15 सदस्य होंगे। ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि सरकार में सेना की भूमिका सहित अन्य विभागों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में शिवसेना 100 से 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी के सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने 1 महीने में सीट बंटवारे का काम पूरा करने का टारगेट तय किया है और साथ ही साझा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेताओं के आगे झुक रहे हैं। उनकी दिल्ली यात्रा ठाकरे की लाचारी दिखाती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।